बड़ी अचीवमेंट ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान मिली है और ऑपरेशन ट्रैकडाउन में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने शातिर अपराधी हैं, कितने कुख्यात अपराधी हैं, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह साहब हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ओपी सिंह साहब, जिस तरह से आपने एक के बाद एक एक्शन लिए, हमने देखे ग्राउंड के ऊपर, कभी आपकी चिट्ठियां आती थी, वो उसका भी असर होता हुआ दिखा। अब ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया। ऑपरेशन ट्रैकडाउन कितनी सफलता आपको लगी है? हमें लगता है कि आप ये देखेंगे पिछले 11-12 दिन में 800 से भी ऊपर जो आर्म्स एक्ट के किसी गैंग से लिंक जिनको हो उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हमें लगता है हरियाणा पुलिस के इतिहास में पर डे के हिसाब से देखें तो एक बड़ा आंकड़ा है। और जो ट्रैकडाउन के पीछे सोच ये थी कि जो लोग बदमाशी और ठगी को जिन्होंने धंधा बना रखा है तो उनकी जगह बाहर नहीं है, जेल में है। अगर वो बेल पर बाहर चल रहे हैं तो बेल कैंसिल करावें, अगर वो बाहर उनको जेल भेजें। और यही नहीं, उनकी हिस्ट्री सीट खोलें, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें और जो उनके बाकी और साथी सहयोगी हैं उनको भी इस घेरे में लेके आवें। तो हम उसको बड़े नंबर्स जो लोगों को तंग करने में लगे थे उनको जेल भेजने में सफल हुए हैं। और जो इस तरह के लोग जेल से बाहर आए हैं हम उनके भी पीछे पड़ रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि जिन लोगों ने परिवार की नहीं मानी, समाज की नहीं मानी, किसी की नहीं, व्यवस्था की नहीं मानी, धर्म की नहीं मानी और ये फैसला कर लिया कि मेरा तो धंधा ही लोगों को तंग करना और परेशान करना और ठगना है और लोगों को भी ये करना, टेरराइज करना है, तो उनको बाहर हम नहीं रहने देंगे। उनको जेल भेज रहे हैं, भेजते रहेंगे। गैंगस्टर्स का लगातार जिक्र होता है कि गैंगस्टर्स धमकियां देते हैं और अभी जिस तरह से कार्रवाई ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद गैंगस्टर्स पर भी हो रही है, विदेशों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका भी एक महिमा मंडन बहुत होता है। क्राइम रिपोर्टिंग जो है ना जी, एक स्टोरी टेलिंग है। तो एक तरफ अगर पुलिस है तो जो कहानी सुनने वाले, कहने वाले आपकी तरह के लोग हैं उनको सामने कोई तो चाहिए ना। तो आपने चूहे को चीता बना दिया, को गैंगस्टर है, मतलब कहाँ के गैंगस्टर है, किस बात के गैंगस्टर है? आदमी डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा, IAS IPS अफसर होगा, पॉलिटिशियन होगा, मिनिस्टर होगा। ये गैंगस्टर क्या होता है जी? यहाँ को किसी कॉलेज में एडमिशन होता है या कोई सर्टिफिकेट मिलता है? खुद ही बने बैठे। चूंकि आपकी कहानी की ये जरूरत है कि पुलिस अगर पीछा कर रही है तो किसका पीछा कर रही है? तो चोर की बात करते करते आप लोग थक गए तो आपने गैंगस्टर को इजाद कर लिया। ये आपके दिमाग में है, धरातल पर नहीं है। ये भगोड़े किस्म के लोग हैं, भिखारी टाइप के लोग हैं, कमा के खा नहीं सकते, हुनर कोई है नहीं, चूहे हैं, 2,5-3 हजार का कट्टा खरीदा, आप लोग वो चीता समझते हैं। और कुछ भी हो तो भाई आप कन्फ्रंट करो ना, हमें, हम तो तैयार बैठे हैं। बुलाओ, कहाँ बुलाते हो? हरियाणा में कोई नो गो एरिया है जी जो कहें कि हमारा इलाका है, हमने लिबरेट कर दिया, इधर आके दिखाओ? जब उसकी इतनी औकात है ही नहीं तो उनको इतने बड़े बड़े शब्दों से नवाजने की क्या जरूरत है? ये छुटवैया, छोटे मोटे, हम बोलते हैं चिरकुट चुरकुट टाइप के लोग हैं जिनको कि कमा के खाना पसंद नहीं है, जिनका चेहरा उनका दुश्मन है, जिनके परिवार से तंग है, समाज से तंग है, इनकी जाति इन पर शर्मिंदा है। तो इनको तुम कुछ गिनते ही नहीं जी। हम तो ये कहेंगे छुट्टो नहीं जी, आ जाओ, जेल में बढ़िया इंतजाम है, खाओ पियो, मैंने काइंड ऑफ, या फिर वापसी करो। क्या कर रहे हो उधर, क्या मिलना तुमको? लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं फॉलो करके इस रास्ते के ऊपर जा रही है। हम देखते हैं कि काफी युवा केवल 10-10 हजार रुपए के पीछे, 1-1 लाख रुपए के पीछे, इनके पीछे चल देते हैं और मर्डर तक में शामिल हो जाते हैं। ये फॉलो करते नहीं, जिनको करवाया जाता है। जब सिनेमा हॉल जाते हैं वहां गुंडे को दिखाते हैं हीरो बना के, यूट्यूब पर जाते हैं तो गवैये जो छुटवैये टाइप के हैं कि ये बिलियन फॉलोइंग व्यूज है, वो फिर सिखाते हैं। तो लड़कों को भटकाने वाले यही लोग हैं। इनको कोई अच्छी स्टोरी नहीं दिखती क्या? क्या जरूरी है कि गुंडे बदमाशों को दिखाया जाए कि बड़ी चमकीली गाड़ियां और बड़ा मतलब मॉडल टाइप की गर्लफ्रेंड, बड़े बंगले और ये पूरा इलाका लिए बैठे हैं, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता? इस तरह की झूठी कहानियां क्यों परोसते हैं? इनके गाने वाने सुनिए, पता नहीं लगता क्या है। तो ये हमारे बच्चों को भटका रहे हैं। ये जो उल्टे पुल्टे गाने हैं और उल्टे पुल्टे सिनेमा मूवी यूट्यूब वाले हैं, ये समाज के दुश्मन है। इनको कोई अच्छी प्रेरणादायक कहानी ढूंढनी चाहिए। आखिर ये जो लड़के हैं ये देश के भविष्य हैं, इनको जो सिखाएंगे ये सीख जाएंगे। तो एक तरफ तो सरकार ने स्कूल कॉलेज खोल रखा है, रिलीजियन इनको बताती है दूसरों को तंग मत करो, इतने सारी मेहनत कर रही है, ये ड्रामा दिखा के सारा बहा देते हैं। तो इस व्यवस्था में
हम ये कहेंगे जो सिनेमा बनाने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जिम्मेवारी से पेश आए। देश रहेगा, कानून का राज रहेगा, तब ना वो भी जी पाएंगे। अगर कल्चर के जो गाने हैं पीछे भी रोक लगाई गई पुलिस के द्वारा, अब एक बार फिर एक्शन लिया जाएगा? कोई कल्चर वल्चर नहीं जी। ये जो गाते हैं गाने ना, हमारे आगे रोते हैं कि ये में धमकियां आ रही है। अरे क्यों धमकी आ रही है? इतना बड़ा तो तुम्हारा फोटो वीडियो चलता है, कुछ बन के भी दिखाओ, कुछ करके भी दिखाओ। तुम क्या सोचते हो कि तुम इस तरह से करके लड़कों को भटकाओ और हम तेरे को प्रोटेक्शन दें? तो इधर आके जो जिनको गैंगस्टर देखते हैं ना, इधर रोते हैं, पड़े रहते हैं यहाँ पर, बचाओ जी। तुमने जो तुम काट रहे हो, जो तुमने बीजा वो तुम काट रहे हो, अब यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेरी सबसे अपील है कि बिजनेस चलो ठीक है जी, आप व्यूज लेके आओ, आप व्यूअर्स लेके आओ, बट ये भी तो सोचो कि आप लड़कों को क्या सिखा रहे हो, और जो सिखा रहे हो कहीं वो सीख गए तो तुम खा जाओगे। तो सबकी जिम्मेवारी बनती है कि देश में कानून का राज हो, लोग बाग अपना हुनर डेवलप करें और पीपल स्किल डेवलप करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। ये नैरेटिव लेके आए। ये कौन सी नैरेटिव है? इतने देश की पुलिस ढूंढ रही है, पर पुलिस को तो इतना जोकर दिखाते हैं ये, और गुंडों को ऐसा महिमा मंडन करते हैं, पर ये किधर की सच्चाई है? अब झूठ क्यों परोस रहे हो? झूठ में बरगलाने वाली बात क्यों कर रहे हो? ये बेचारे लड़कों बच्चों का क्या है, अबोध है, जो कह दिया जाए मान लेते हैं। अनमोल बिश्नोई को भी लाया गया है और अब क्या कहते हैं कि उसको यहाँ लाया जाएगा और प्रोटेक्शन वारंट पे लिया जाएगा। भाई आप किसी का नाम वाम लेके मैं नहीं पढ़ना चाहता इसमें। मेरी खिलाफत उन सब लोगों से है जो ठगी और बदमाशी को सोचते हैं कि ये एक जीवन शैली है जो चलाई जा सकती है। इतने कानून, इतने तंत्र, इतने मिलिट्री, इतने फौज, इतनी पुलिस इसलिए है कि ऐसा नहीं हो। क्या बात करते हो जी? ये इस तरह के लोग क्या कुछ और कर सकते हैं क्या? इन कुछ संभव है क्या? तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ये जो बातें आप करते हो ना, ये आपकी स्टोरी टेलिंग की नीड है कि एक तरफ कानून को मानने वाले, कानून से चलने वाले लोग हैं, एक कानून तोड़ के वो सोचते हैं कि वो एक शान और शौकत की जिंदगी जी लेंगे। कुछ नहीं है जी, वो आपके खड़े किए हुए नकली लोग हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग लिखते हैं और कई बार देखने में आता है कि कुछ राजनीति चमकाने के लिए भी अपनी अपनी ऐसी बातें लिखते हैं जिससे कहीं ना कहीं नुकसान तो हरियाणा का होता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा बहुत क्लियर है कि लोगों का सुरक्षा का भाव है ना, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए हर तरह के लोग हैं। प्रजातंत्र है, लोग सरकार चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, और आप देखें कि पक्ष हो गया, प्रतिपक्ष हो गया, और बाकी जैसे कि एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हो गए, पब्लिक का खुद का ओपिनियन है, प्रेस हो गया, हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है। तो ये सारे लोग जो हैं आर्टिकुलेट करते हैं लोगों की ग्रीवेंसेस को, और हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। जहां से कोई आवाज आती है हम उसको नोट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अपनी प्राथमिकता में कैसे डालें, कैसे करें कि ये भय खत्म हो, तो हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो जब इनकी बातों को इतनी गंभीरता से हम सुनते हैं तो इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि गंभीरता से बात रखें। तो होता क्या है, आजकल के जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो ये जुट जाते हैं व्यूज में और लाइक्स में जुट जाते हैं, और व्यूज और लाइक्स जो है फियर बेस्ड है, एक्सट्रीम ओपिनियन पर मिलता है। तो हमारा ये है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से ना जाए, ईमानदारी से अपनी बात रखें, जिम्मेवारी से अपनी बात रखें, जिससे कि उसके आधार पर अपना वर्क प्लान हम डिसाइड कर पाए। हमारी मदद करें इस बारे में। एंटी टेररिस्ट सेल कहीं ना कहीं हरियाणा अब बनाने जा रहा है, क्योंकि यूपी में भी है, पंजाब में भी है, जिस तरह की घटना यहाँ फरीदाबाद से निकली और होने की हुई, तो क्या योजना है अब हरियाणा पुलिस की उसके बाद? देखिए कि एंटी टेररिस्ट सेल के लिए बात चल रही थी, जैसे कि बगल के स्टेट्स वगैरह में है, जहाँ की एक वेल इक्विप्ड जो है काइंड ऑफ की जो एजेंसी है, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन चलाती रहती है। ऑलरेडी एक एंटी टेररिस्ट सेल है, अभी सीआईडी में है, बट मोस्टली इंटेलिजेंस गैदरिंग पर है, बाकी ऑपरेशन जिला पुलिस के पास है। तो हम एक डेडिकेटेड फोर्स बनाने जा रहे हैं। इस विषय में सरकार को प्रस्ताव भेजा था, बात भी आज हुई है। इन प्रिंसिपल काइंड ऑफ की बात को आगे बढ़ाने की सहमति बनी है, और जल्दी ही हमारे पास एक डेडिकेटेड यूनिट होगा जो टेररिज्म, जो हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म में, चाहे वो जिहादी टेररिज्म हो, चाहे वो आपका अल्ट्रा लेफ्ट हो, चाहे वो और भी जो है जितने भी सेपरेटिस्ट हैं, तो उनकी एक्टिविटी के बारे में क्लोजली वॉच रखेगा हरियाणा में, और उस पर ऑपरेशन चलाता रहेगा।
इसके लिए एनसीआर के जिलों के अंदर कोई फोर्स डिप्यूट कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे थानों में 2 सिक्योरिटी एजेंट होते हैं जी, तो हमने एक पैरेलल सेटअप क्रिएट कर दिया कि एक उनमें से पूरा दिल लगाएंगे इसी बात को लेकर कि क्या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लोग हैं या उनकी कोई एक्टिविटी है। हर जगह जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हाउसेस हैं और जो साइबर स्फीयर्स है, तो वहां पर हमारा है कि हमारी नजर हो और कोई इस तरह का अगर टेल साइन आए तो उस पर हम कार्रवाई कर पाए। तो ऑलरेडी हमने एक सिस्टम सेटअप कर दिया है 150 के आसपास आदमी का। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये 8 घंटे भी काम करें तो 2000 घंटे हम रोज इस काम पर लगाएंगे कि कोई भी इस तरह के व्यक्ति, गतिविधि या सामान हो तो उसको हम समय रहते डिफ्यूज कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। तो ये एनसीआर में ही काम करेगा या पूरे हरियाणा भर में? अभी हम फोकस एनसीआर में कर रहे हैं, बाकी जो सीआईडी की जो एंटी टेररिस्ट सेल है पूरे स्टेट पर नजर रख रही है। बट मैं अभी जो घटनाएं अभी हुई है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हमें स्टेप अप करना चाहिए, इंटेंसिफाई करना चाहिए। फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में जो हुआ, क्या पता नहीं चल पाया, अंदर ही अंदर पनपता रहा, कुछ जानकारी मिली? देखिए, ये तो भी एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही है, सर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। बट हम इसको इस रिस्पॉन्स में जितने भी हरियाणा में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं तो इनको हम स्टडी कर रहे हैं कि इनका इन हाउस सिक्योरिटी सेटअप क्या है। तो हम कहेंगे आपकी पेरीमीटर जो है बाउंड्री वॉल होनी चाहिए और जो गाड़ियां आती जाती है उसकी चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जितनी भी भर्तियां आप करते हैं उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करें, स्टूडेंट्स का भी एंटीसीडेंट वेरीफाई करें अपने स्तर से। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो बगल के थाने को कहें। तो हम ये चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है अपने कैंपस सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि लड़के बच्चे हैं, उनकी एक लाइफ स्टाइल है। तो हम वहां दखलंदाजी ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी चिंता है। तो वो गलत लोगों के हत्थे ना चढ़े, उनको कोई बरगलाने की कोशिश ना करे, उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं हो। तो कैंपस में प्रॉपर एक बजट होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, एक प्रोसेस मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि उनसे मैनेज होता है तो कर लें, नहीं तो हम कर दें। अभी आप फरीदाबाद गए थे तो और स्टेट्स की पुलिस के साथ या सेंटर की पुलिस के साथ कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, ये जो बंटवारा है ना जी स्टेट का, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। टेररिस्टों का, क्रिमिनल का कोई इलाका नहीं होता, वो अपना कोई बॉर्डर वो नहीं मानते हैं। तो अगर हम मिलकर काम करते हैं तो 1 और 1 11 होता है। तो हमने दिल्ली पुलिस के अफसर को बुलाया, यूपी को बुलाया और बहुत ही अच्छा, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे के कार्यकलाप के बारे में जाना, इन्फॉर्मेशन शेयर किया। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है जी, आगे भी इस तरह के करते रहेंगे। एक न्यूज 18 भी इनिशिएटिव ले रहा है, एक मैराथन कराने जा रहा है। वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जो सेफ्टी, जो कह सकते हैं ट्रैफिक रूल्स पालन करें लोग, उसको लेकर के है, और ड्रग फ्री हरियाणा हो उसको लेकर के है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले भी इसके ऊपर काफी काम किया है? देखिए, मैराथन जो है इट इज बॉडी इन मोशन, हजारों लोग दौड़ते हैं तो व्यू ही अलग होता है। तो अगर इसके माध्यम से कोई मैसेजिंग होती है तो ये बहुत लोगों तक पहुंचती है और आप इस बधाई के पात्र हैं कि आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। अंत में आप देखें कि ड्रग्स जो है या फिर और भी जो जो लाइफ स्टाइल, क्रिमिनल लाइफ स्टाइल है, उसके खिलाफ जनमत तभी बनेगा जब जन जागरण होगा। तो आप जो ये फ्लैग कर रहे हैं कि ड्रग्स और जो एक्टिविटी है, क्रिमिनल ग्रुप की एक्टिविटी है, लोगों को उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, इसमें भय और लालच में नहीं पड़ना चाहिए और लगातार जो है बच्चों को ट्रेनिंग देते रहें कि क्या करना ठीक नहीं है। तो उस तरीके से ही एक व्यवस्था बनेगी जहां की पुलिस के इन्फोर्समेंट के साथ साथ जो और चीजें हैं, अगर वो भी आगे बढ़ेंगी तो हमारा जो समाज है वो ठगी, बदमाशी, जो वाइसेस हैं, इससे निजात पाएगा और हम एक सुखद राष्ट्र का निर्माण करने में सफल होंगे। और जो विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य हमारा है वो तभी होगा जब हमारा आचरण व्यवहार ठीक होगा। जिस चीज में हम गुड है उसमें बेस्ट बनेंगे, हमारा पीपुल स्किल अच्छा होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगी और हमारा एक कंट्रीब्यूशन का जज्बा होगा कि ये नहीं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इस ये भाव को लेके आएंगे तभी ये विकसित देश बन पाएगा 1947 तक। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ न्यूज 18 को। जो रोड सेफ्टी की बात करें तो रोड सेफ्टी को लेकर भी आपने पहले एक चिट्ठी जारी की थी और अब सर्दियों का समय आ रहा है, शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं और गाइडलाइंस दी गई है आपके द्वारा कि एक्सीडेंट्स ना हो और ना हो, उसके लिए आपने कहा है? देखिए, करने से चीजें होती है जी, ड्राइवर गाड़ी ठीक से चलावे। अब जब हमने कहा SHO को कि जिनके इलाके में सड़क पर गाड़ी खड़ी मिली और एक्सीडेंट हो गया, हम SHO को नापेंगे।
तब से देखें कि वो जो लड़ गई भिड़ गई उस घटनाओं पर अंकुश लगा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सारे अपने स्तर से प्रयास करें। तो जो रोड सेफ्टी है, तो गाड़ी तमाशे के लिए नहीं मिली है, ओवर स्पीडिंग के लिए नहीं मिली है, गाड़ी ए से बी सेफली जाने के लिए मिली है। तो जब भी आपका रिएक्शन टाइम पुअर होता है, ओवर स्पीडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अड़ंगा आ गया तो आपके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होता। तो अगर आप स्पीड लिमिट में चलते हैं, कोई अड़ंगा सामने आ गया, कोई बात होगी, तो आपके पास समय होता है, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपने बेल्ट पहन रखा है, इम्पैक्ट हो गया तब भी बचाव हो जाएगा। तो एक जो स्पीड लिमिट में चलना, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना, तो अपनी जान बचाए और दूसरों की जान भी आप बचाते हैं। तो जिम्मेवारी से पेश आना चाहिए जी। कि ओवर जो गाड़ी चल रही है 150-150 की स्पीड पर, वो तो बुलेट है, आपको भी मारेगी, दूसरे को भी मारेगी। तो ऐसा मरने का क्या शौक है जी, और दूसरों को मारने का क्या मतलब है। तो एक जिम्मेवारी से गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाना आपका विशेषाधिकार नहीं है, ये सुविधा आपको दी गई है जब तक आप कानून को मानते हैं। नहीं मानते हैं, सड़क आपके लिए नहीं है। तो जब भी सड़कों पर आए, सारे नियम, सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करें, नहीं तो आप सड़क पर चलने के हकदार नहीं है। आप मतलब सड़क को फायरिंग रेंज नहीं बना सकते। आपने एक बयान दिया था थार और बुलेट को लेकर के, काफी लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात आपके द्वारा कही गई थी वो मैसेज देने की कोशिश की गई थी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग दूसरी तरीके से लेकर गए। कोई दूसरे तरीके लेके नहीं गया जी, ट्रोल तो ये हुआ ही नहीं। ट्रोल तो वो हुए जो इसको राइट करना चाह रहे थे, कि बहुत लोग इसको देख रहे थे। मैंने आप भी तो जिक्र कर रहे थे कि रेड लाइट पर सारे रुक गए थे, थार की कोई आई तो सीधे निकल गई। तो भाई आप क्या इस देश में नहीं रहते हो, ये कानून आप एप्लीकेबल नहीं है। तो अगेन मैं गाड़ी गुड़ी का नाम नहीं लेना चाहता जी, वो छोड़ो इसको। मेरा पॉइंट ये है कि अब इसी का आप लें तो 15-20 लाख लोगों ने इसको देखा, 90% लोग इस विचार के थे कि भाई ठीक बात है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। 5% थे कि नहीं ठीक है, न्यूट्रल टाइप के थे। 3% जो थे उनको ट्रोल कर रहे थे, जो ट्रेंडिंग होने के चक्कर में थे। क्योंकि इस पर बात हो रही है, हम इससे चिपक जाएंगे, हमें व्यू मिल जाएगा, ट्रोल वो हुए। यार 2% भी हमारे खिलाफत ना करें तो कोई बात हुई जी। खिलाफत जिसका नहीं हो मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक मूवी आपने देखी होगी, गुरु आई थी, उसमें कोई बात चली तो उसके कैरेक्टर ने कहा कि लोग अगर आपकी शिकायत करें तो सोचो कि आप तरक्की कर रहे हो। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ, हमारी निंदा करें, हमारी आलोचना करें, गाड़ी ठीक से चलावे। तो अब ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन के बाद ओपी सिंह के दिमाग में दूसरा भी कोई ऑपरेशन चल रहा है कि जो जल्दी लागू होने वाला है? देखिए, ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन की जो एक्टिविटी है ना जी, ये सस्पेंड होने वाली नहीं है। कि जो बदमाश बाहर घूम रहे हैं, कट्टे लिए घूम रहे हैं, किसी काइंड ऑफ क्रिमिनल ग्रुप से लिंक्ड है, उनको पकड़ने की मुहिम तो हमेशा ही चलती रहेगी जी। आगे का और को देखेंगे, जिससे कि हमारा मूल जो फोकस है एरिया सैनिटाइजेशन पर है। कि अगर आप 1 लाख आबादी के ठेकेदार हो, आप SHO हो, तो उस 1 लाख आबादी में जो 10-20-30 दूसरों को तंग करने वाले लोग हैं, वो जेल भेजे जाते रहे, उनकी क्राइम प्रोसीड है, जो कमाई काली कमाई जब्त होती रहे, उनकी हिस्ट्री सीट बने, और उनके खिलाफ जो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो सेक्शन है वो लगे कि लंबे समय जेल में रहे। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, हम करते रहेंगे। एक ये धक्का स्टार्ट था कि जो हमने दिया है, और हम आई एम वेरी प्राउड कि हमारी पुलिस फोर्स ने इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। आप देखेंगे कि 11 दिन के समय में 900-950 दिन के समय में ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। मैं अपनी फोर्स को भी बधाई देता हूँ, और जनता को भी, कि जिनको अच्छे बुरे की समझ है। जो आप देखेंगे कि जो भी कोई ठीक बात होती है उसको बहुत सी राखों पर लेते हैं। तो जो उन्होंने ऑपरेशंस को, पुलिस के प्रयास को जो सराहा है, तो मेरा हमेशा से लोगों में विश्वास रहा है, तो विश्वास और भी मजबूत हुआ है। मेरा आखिरी सवाल है कि जो एक आते ही आपने कहा था कि SHO अपने कुर्सी से तौलिया हटाएं और लोगों की सुने, थैंक यू सॉरी बोलना भी सीखें, थैंक यू ये वेलकम बोलना भी सीखें, होना शुरू हो चुका है? आप बताएं। हमें तो लोगों ने कहा है कि भाई, एक हमारे एडिशनल सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे मेरा मिलना हुआ, बोलते ये कमाल ही हो गया, हमारी गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा कि सॉरी आपकी गाड़ी रोकनी पड़ रही है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। चेक को बोला कि भाई आपको दिक्कत हो, इसके लिए खेद है मुझे। क्यों नहीं बोलेंगे आप? इंडिया में सबसे बड़ा ऑफिस ऑनरेबल सिटीजन का है, उनके टैक्स मनी से सरकार बनी है, देश चलता है।
अब वो गाड़ी से जा रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी क्रिएट करना आपका काम है, उनका नहीं है। तो उस क्रम में अगर गाड़ी रोकनी पड़ती है तो उनका कोई ये नहीं है कि भाई उनका काम है खड़े को चेक करावे, आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये गाड़ी को चेक करने में किसके अंदर कोई कॉन्ट्राबैंड तो नहीं है। दूसरा कि काइंड ऑफ की कोई आदमी सस्पेक्ट तो नहीं है, तो गाड़ी रोक के आपको ये ऐसा करने दे रहे हैं, वहां से गोली भी तो चला सकते हैं वो, तो आप थोड़ी सॉरी बोलेंगे। उनके अंदर जो अफीम भी तो हो सकती है, हथियार हो सकता है, आप थोड़ी सॉरी बोलेंगे। लेकिन जो नागरिक हैं अमन पसंद है, जो 90-95% है, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का शौक थोड़ी है जी। परिवार के साथ होते हैं, खुद उनका कोई मूड लेवल होता है, तो अगर रोक के कहें कि जी देखो जी हमारी मजबूरी है गाड़ी रोक के चेक करना, आपके बारे में पता करना, क्यों लोगों को बदमाश किस्म के लोगों से खतरा है। तो हमारा एक फील्ड क्राफ्ट है, ये टैक्टिस है, और ये हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कोऑपरेट करें हमसे। कुछ नहीं है तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। ये मौलिक शिष्टाचार है जी सिटीजन्स के लिए। हम बहुत इस चीज को मानते हैं कि हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड इज दैट ऑफ ऑनरेबल सिटीजन्स। जो आम आदमी है उसके टैक्स मनी से सारा सिस्टम बना है, उनके लिए बना है। तो अगर आपसे कोऑपरेशन कर रहे हैं तो बोलिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डीजीपी ओपी सिंह हमारे से बात कर रहे थे और ऑपरेशन ट्रैक डाउन की सफलता भी उन्होंने बताई है कि किस तरह से जो कुख्यात अपराधी हैं, वांछित अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने ये भी साथ के साथ कहा है कि ये केवल 20 दिन का कोई ऑपरेशन नहीं है, ये सदा चलने वाला ऑपरेशन है और हरदम चलता रहेगा। वहीं जो और इनिशिएटिव उनके द्वारा लिए गए थे वो भी धरातल पर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो चेतावनी भी दे रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स को, जो गाने गाते हैं उनको, कि वो युवाओं को भ्रमित ना करें, केवल खुद के व्यूज पाने के लिए, सोशल मीडिया पर छाने के लिए दूसरों को, युवा पीढ़ी को भ्रमित ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 पंचकुला।